सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है किसका? नरेशन का, जिसमें हम जो मोस्टली जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं कि जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, और नॉर्मल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपके लिए लेके आने वाली थी प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं लेके आई हुई हूँ। साथ ही साथ मैं एक्सेप्शनल केसेस भी लेके आई हूँ कि किसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, या किन केसेस में हमारा जो टेंस है या प्रोनाउन है वो क्यों चेंज नहीं होगा। तो क्या मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दूं, जो कि मैं करा देती हूं कि जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो क्या होते हैं, दो पार्ट में सेंटेंसेस डिवाइड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इनको जोड़ा किससे जाता है? कोमा, इन्वर्टेड कोमास से। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, से टू हो, सेज टू दे दिया जाए या सेड टू दे दिया जाए, तो इनको चेंज किस में करना है? से टू होगा तो किस में चेंज होगा? टेल में। सेज टू होगा किस में चेंज होगा? टेल्स में। सेड टू होगा किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में बताई थी। कोमा, इन्वर्टेड कोमास हट के क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरोगेटिव फॉर्म दे रखा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ठीक है, मतलब कोमा, इन्वर्टेड कोमास जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा? इंटरोगेटिव में, आस्क्ड में। और कोमा, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आ जाएगा? इफ या वेदर। कब? जब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में पूछा जा रहा हो? हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा रहा हो। लेकिन अगर WH फैमिली से पूछा जा रहा है तो हम किसी भी इफ या वेदर या दैट किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ जो WH फैमिली दी गई है वो एज इट इज वहां पे आ जाएगी। इसके बाद हमारा थर्ड कीवर्ड क्या था कि अगर से टू या सेज टू आ रहा है तब तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि चाहे हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तब हम इधर का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर सेड टू आ जाए, यानी कि सेंटेंस किस में हो? पास्ट में हो, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेंगे। और वो कैसे बदलेंगे? इज एम आर है तो वो वॉज वर्ब में चेंज होगा, डू डज है तो वो डिड में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डिड दे रखा है तो वो किस में चेंज होगा? हेड प्लस V3 में। हैज बीन और हैव बीन दे रखा है तो वो किस में चेंज होगा? हैड बीन में। तो इस तरीके से हमें चेंज करना था। तो ये है हमारे एक ओवरव्यू, जितना भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर चुके हैं। कल हमने इंपैरेटिव सेंटेंस भी कर लिया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कर लिया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है? अगर हम विश की इच्छा कर रहे हैं, या तो हम डिजायर कर रहे हैं, या तो हम प्रे कर रहे हैं, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? या तो विश्ड में, या तो प्रेड में, या तो जिस भी चीज में हम, या एडवाइस में। एडवाइस में कब हम चेंज करते हैं? जब हम किसकी बात करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस की। इंपैरेटिव सेंटेंस में एडवाइस भी आ सकता है, ऑर्डर भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है, कमांडेड भी आ सकता है। तो अगर जिन्होंने अब तक कल की क्लास नहीं देखी है वो उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं आपको सारे एक्सेप्शनल केसेस बताने के लिए लेके आई हुई हूँ। सो पहला रूल क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरे चैप्टर का, मतलब पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। पहला रूल कहता है अगर नीड नॉट आ जाए, यूज टू आ जाए, वुड रेदर आ जाए, वुड बेटर आ जाए, हेड रैदर आ जाए और हेड बेटर आ जाए, अगर इनका यूज किस में हो रहा है? हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीज यूज हो रही है तो इन शब्दों में हम, इन शब्दों को, इन वर्ड को हमें याद रखना है। इन शब्दों में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वो क्या होगा? बिल्कुल एज इट इज ही आएगा। क्योंकि जो ये यूज टू वर्ड होता है, जैसे कि मान लीजिए ये यूज टू वर्ड किसको डिनोट करता है? हैबिट को डिनोट करता है, यानी हैबिचुअल चीज को डिनोट करता है। जैसे मैं कहूँ आई एम यूज टू इट, या आई एम यूज टू ड्रिंक, मतलब जिस भी चीज के लिए मैं यूज टू हूँ या हैबिचुएटेड हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? यूज टू। और आपको पता है जब भी हम टू का यूज करते हैं तो टू के साथ हमेशा जो वर्ब फॉर्म आती है, हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि क्वेश्चन है ही सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, कि वह किसके लिए हैबिचुएटेड है? कि भाई वो जो स्कूल है ना वो किससे जाता है? बस से। मतलब वो पैदल नहीं जा सकता, वो हैबिचुएटेड, की आदत हो गई है बस से स्कूल जाना। तो ही का ही, सेड का सेड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो सेड टू का यूज नहीं किया गया, इसलिए हम उसको टोल्ड में नहीं बदल सकते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लग गया? दैट।
आई का यूज हुआ है जब भी कोई प्रोनाउन आ जाए, इसको साइड में लिख लीजिए, SON और 1 2 3। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है, ही, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। वर्ड यूज हो गया यूज टू, यानी इनमें से वर्ड आ रहा है, यूज टू एज इट इज रहेगा, और टू के साथ जो हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हम टेंस को भी चेंज, मतलब मेन वर्ब को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, और किसके द्वारा, बाय बस, वो सब क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ये है हमारा पहला रूल एक्सेप्शनल केस में। नेक्स्ट क्या है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किसमें, टाइम क्लोज में हो जाए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वॉज और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अगर किसमें यूज हो जाए, टाइम क्लोज में, तब हम उसमें क्या नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये सारे रूल है चेंज ना होने वाले, इसलिए इन शब्दों को बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो जैसे कि है, ही सेड टू मी वाइल आई वॉज स्टडिंग यू आर प्लेइंग, क्या आ गया, टाइम क्लोज, कि जब मैं क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, उसी टाइम के दौरान। जैसे कि मैं अगर आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो अभी आप क्या कर रहे होंगे, नोट्स को लिख रहे होंगे, ये क्या है, टाइम क्लोज है। और ये टाइम क्लोज अगर आ जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, ये कभी भी चेंज नहीं होता। यानी बेसिकली हमको ये वाइल वाला वर्ड याद करना है। ऐसे ही एक वर्ड आता है व्हेन वाला वर्ड, ये सब किसको डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम क्लोज को डिनोट करते हैं। तो हम कभी भी इसमें क्या नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए सेड टू है, ना कि सिर्फ सेड अकेला, इसलिए चेंज हो जाएगा टोल्ड में। और मी दिया गया है ऑब्जेक्ट एज इट इज, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। जो भी हमें टाइम क्लोज दिया गया है वो एज इट इज। अब हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, जब भी प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन SON 1 2 3, कौन सा प्रोनाउन है, आई। आई किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का एज इट इज। ही अपने साथ वर नहीं लेता, क्या लेता है, वॉज, और वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। फिर से यहाँ पे किसका जिक्र हो गया, यू का, यानी प्रोनाउन का। और यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड, किसको देख के बदलना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। और आई के साथ हम कभी भी वर का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, वॉज का। और वॉज के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये क्या बन गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, हम आई के साथ वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन कब, जो कंडीशनल सेंटेंस का रूल कहता है वो कहता है इमेजिनरी सेंटेंस में। जब भी हम सेंटेंस में काल्पनिकता की बात करते हैं या अनरियल फैक्ट की बात करते हैं, विश की बात करते हैं, डिजायर की बात करते हैं, तब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब हम वर का यूज कर सकते हैं। ये रूल मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज फिर से किसमें हो जाए, टाइम क्लोज में यूज हो जाए, तो टेंस में क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में हमारा डायरेक्ट स्पीच बनाया उसी टेंस में हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ही सेड आ गया व्हेन, कि जब मैं मिल रहा था, जब मैं तुमसे मिला तो वह क्या कर रहा था, वह खेल रहा था। टाइम क्लोज की, यानी उसी दौरान, कि जब मैं आपसे मिली आप क्या कर रहे थे, उस टाइम पे खाना बना रहे थे, नोट्स लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो ये जो वर्ड है ये क्या करते हैं, दो एक्शन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, दो एक्शन को जोड़ते हैं जो साइमल्टेनियसली यानी कि लगातार आते हैं, यानी कि एक के बाद एक एक्शन का होना या एक साथ उसी टाइम पे दो एक्शन का एक साथ होना। तो ही सेड टू का यूज नहीं किया गया, सिर्फ किसका यूज किया गया है, सेड का, इसलिए सेड एज इट इज रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट हो जाएगा। व्हेन एज इट इज रहेगा। फिर से सब्जेक्ट क्या, मतलब प्रोनाउन क्या है, आई है, SON को देख के चेंज होगा। और 1 2 3 SON में आई क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट, किसको देखना है, सब्जेक्ट को। ही आ गया। ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये हमसे V2 में पूछ रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच भी टाइम क्लोज में किस में ही रहेगा, V2 फॉर्म में ही रहेगा। और मीट मेट होता है। मेट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको पता है वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है वो हमेशा अकेले आती है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। और किससे मिल रहा है, हिम, मतलब हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, यानी वो चेंज ही नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। ही, फिर से ही क्या होता है, नो चेंज। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज,
प्लेइंग, चाहे वॉज मतलब ही के साथ हमेशा वर नहीं आता, क्या आता है वॉज, और वॉज वर अपने साथ मेन वर्ब क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, पास्ट इनडेफिनेट का अगर यूज किस में हो, दो सैम्यूटेनियस एक्शन में हो तो टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि सैम्यूटेनियस का मतलब होता है एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन का होना, या लगातार दो एक्शन का एक साथ होना। तो शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, कि वो क्या कर रही थी कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, टी को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो साथ ही साथ वह क्या कर रहा था, वो चिप्स को फ्राई कर रहा था। यानी उसी टाइम पे लगातार दो काम का एक साथ होना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सेम टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, नोट्स को लिख रहे हैं, तो ये किसको, टाइम क्लोज को और सेम्यूटेनियसली दो एक्शंस को डिनोट करता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, शी के बाद क्या हो जाएगा, सेड दे रखा है, सेड के बाद टू नहीं है इसलिए सेड एज इट इज। कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। आई फिर से हमें किसको देख के बदलना है, SON को देख के, और 1 2 3 आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी एज इट इज। प्रिपेयर्ड जो भी टेंस दिया गया उसी टेंस में बनाना है। प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म दे रखी है प्रिपेयर्ड, तो ये भी किस में आएगा, प्रिपेयर्ड। और क्या प्रिपेयर की जा रही है, टी एंड, अब की बार ही क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को हम क्या करेंगे, नो चेंज, तो ही एज इट इज रहेगा। और अब की बार क्या हो रहा है, फ्राइड, फ्राई की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, फ्राइड एज इट इज रहेगी। और क्या फ्राई किया जा रहा है, द चिप्स। तो ये क्या बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हमको क्या याद रखना है, पहली चीज अगर वुड रैदर आ जाए, हैड रैदर आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, ये वाले वर्ड आ जाए तो इनके साथ हम कभी भी टेंस नहीं बदलते। दो एक्शन साइमल्टेनियसली आ जाए उनका टेंस नहीं बदलते। और अगर सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल का यूज किया जाता है जो किसको बताता है, दो एक्शंस को बताता है, एक के बाद एक होना या लगातार होना, तो उसका भी टेंस हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का यूज। अगर हिस्टोरिकल घटना के लिए हो तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हिस्टोरिकल जो भी प्राचीन कोई भी पुरानी चीज़ या हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई चीज़ रही होगी तो उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता पास्ट में, जैसे कि मान लो मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता जो है, क्या हम उसको बदल सकते हैं। जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को बता रही है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो जो टेंस है ना, पास्ट में ही बताएगा, तो हमें उसको लिखना भी किस में पड़ेगा, पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। मतलब उसका हम टेंस नहीं बदल सकते। तो क्या होना चाहिए, ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब हम इस चीज को ना तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं ना तो फ्यूचर में बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ही इज डाइड, तो ये चीज क्या है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि किस में हुई थी, पास्ट में हुई थी। तो पास्ट टेंस को हम कभी भी नहीं बदल सकते, यानी उसका टेंस जो है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है, हिस्टोरिकल, यानी पुराने ऐतिहासिक चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ही सेड टू का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ किसका यूज किया है सेड का, इसलिए सेड का एज इट इज ही रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाएगा, दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, एज इट इज पूरा सेंटेंस आएगा बिना टेंस को चेंज करते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता ही सेड टू मी, तब हम इसको चेंज करते ही टोल्ड मी दैट। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट है क्या, अब ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी क्या आ जाए, मोडाल्स का यूज हो जाए तो विल वुड में चेंज होता है, शेल शुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, और अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन अगर कभी भी सेंटेंस में किसकी, सलाह की यानी कि सजेशन की बात आ जाए तो आपको पता है हमेशा क्या यूज होगा, या तो शेल का यूज होगा, और शेल का जो इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हम उसको इंटरचेंज करते हैं वो किस में चेंज हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है ही सेड आई शैल कम टुमारो, तो ही सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो गया, दैट में। ISON को देख के चेंज करना है, 1 2 3। आई किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही हमने लगा दिया। और जो शेल होता है वो किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है। बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल। यहाँ पे हमने वुड इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ही है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई शेल दे रखा है तो मैं शुड ही लगा दूं, नहीं,
हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल और विल को पिक करना है। आई वी अगर सब्जेक्ट होता है तो हम शेल लगाते हैं, यहाँ पे आई था इसीलिए हमने क्या लगाया था, शेल। यहाँ पे ही है तो हम विल का यूज करेंगे, और विल का पास्ट फॉर्म यानी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। और जब भी मोडाल आता है वो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। और टुमोरो, टुमोरो का मतलब होता है यानी अगला दिन। अगला दिन किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, या हम क्या बोल सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हो गई हमारी इंटरचेंज, ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम। अब की बार व्हाट से वो क्या दे रहा है कि भाई मैं एग्जाम के बाद क्या करूं, क्वेश्चन पूछ रहा है और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की गई है। तो जो सेड टू है किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। और आपको पता है अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली ना देके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करता तो हम कंजंक्शन किसका यूज करते, इफ या वेदर का। लेकिन अगर WH फैमिली से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम कभी भी किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते, ना तो दैट का, ना तो इफ का, ना तो वेदर का, मतलब हम कोई भी कंजंक्शन लगा ही नहीं सकते। जो WH फैमिली दी गई है वो एज इट इज आती है, और इनडायरेक्ट फॉर्म में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। पहले आ गया सब्जेक्ट, क्योंकि आई किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के, और सब्जेक्ट क्या है, शी, इसीलिए हमने शी लगाया। और ही, शी, इट अपने साथ शेल का यूज करता है, और शेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड, और शुड अपने साथ हमेशा V1 लेती है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज। बस हमको मेन कीवर्ड का ध्यान रखना है कि जैसे कि मोडाल हो गया, और फिर जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो रही है, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो रहा है, इंटरोगेटिव दिया गया है तो आस्क में, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया है तो विश्ड में, डिजायर में, प्रेड में, इसमें चेंज होता है। और इंपैरेटिव सेंटेंस दिया गया है तो ऑर्डर्ड में, कमांड में, रिक्वेस्टेड में, इंस्ट्रक्टेड में, इन सब चीज़ों में चेंज होता है। अब आ गया प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट को जिसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ही सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली एंड यू कैन नॉट गो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कहूंगी अपने हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना सीख लीजिए। अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आप बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ ही सेकंड्स में अपना सही आंसर पिक कर पाएंगे, क्योंकि हमें इन चीज़ों पे टाइम नहीं लगाना। क्योंकि अगर हमने टाइम अगर बनाने बैठ गए ना तो हमारा बहुत टाइम ले लिया जाएगा, और जिसमें हम अपना पूरा जो एग्जाम है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाती हूँ। क्या दे रखा है, हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ बीन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी हैज़ बीन किसमें चेंज हो जाएगा, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। पहले सबसे पहले वही चेकआउट कीजिए, क्या पहले में दे रखा है, दे रखा है बिल्कुल, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को रखेंगे। क्या सेकंड में दे रखा है, क्या दे दिया, वॉज रेनिंग, क्या होगा, नहीं होगा। हमारी हेल्पिंग वर्ब भी गलत है तो हमें पूरा सेंटेंस चेकआउट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन बी वैसे ही कट गया। सेकंड में हैज बीन रेनिंग, उसने इसको चेंज ही नहीं किया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन भी कट गया। फिर क्या आता है, इट इज रेनिंग, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर से हमें हमारे मतलब की हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ ही सेकंड में हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपको पूरा चेकआउट करना है तो मैं पूरा चेकआउट करके बता देती हूँ। शी सेड टू दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, इसलिए हम उसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। और किससे कह रहा है, मी से। कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। इट दिया गया है SON, और 1 2 3। ही शीट किस में आता है, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, इसीलिए हमने क्या कर लिया, इट। हैज़ बीन और हैव बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है। और जब भी हैड बीन आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं, और फिर हैविनली, एंड फिर से क्या दे दिया, यू प्रोनाउन है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन है, किसको देख के बदलना है, ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। क्या लगा रखा है, आई, बिल्कुल। कैन किस में चेंज होता है, कैन मोडाल है, कैन कुड में चेंज होता है, शेल शुड में, विल वुड में, मे माइट में। तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। नॉट और नॉट के साथ गो। क्या है हमारा पूरा सेंटेंस सही, कुछ ही सेकंड में, मतलब 1 से 2 सेकंड के अंदर हमने क्या कर लिया, अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, विद किससे, ऑप्शन एलिमिनेशन से। इसीलिए मैंने आपको बार बार मेंशन किया था अपनी हेल्पिंग वर्ब का इंटरचेंज जो है उसी से आप मतलब 80% क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए उनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट
लास्ट नाइट किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, WH फैमिली से, और क्वेश्चन इंटैरोगेटिव में पूछ रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, हैव किस में चेंज, फिर से हैज हैव किस में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है, और क्या दे रखा है, बीन, तो हम भी क्या लगाएंगे, बीन। लेकिन कैसे, पहले सब्जेक्ट दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, बीन। तो WH फैमिली में हमको पता है किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता, किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता। एज इट इज क्या आ जाएगी हमारी WH फैमिली, क्या सब में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। हैज हैव किस में चेंज होगा, हेड बीन में। हेड किस किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है नहीं, इसलिए ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में है, एम दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट है। फोर्थ में दे रखा है क्या, हेड बीन दे रखा है। अब देखिए हमको पता है WH फैमिली का जो सीक्वेंस होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, पहले आती है WH फैमिली, फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और जब हम डायरेक्ट स्पीच में वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, किस में दे रखा है सब्जेक्ट, इसमें दे रखा है या इसमें दे रखा है, इसने क्या कर दिया, हेड दे दिया, जबकि हमको पहले क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। बस इसी में उसने एरर बना दिया, इसीलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसे चेकआउट कर लेते हैं, और इससे भी कर सकते थे। लास्ट नाइट किस में चेंज होता है, प्रीवियस नाइट में, लेकिन इसने क्या कर, प्रीवियस नाइट में चेंज हो गया। और सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क में। बस एरर कहाँ पे था, इस वाले एरिया में जो सिमिलर दिखाई दे रहे थे, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले WH फैमिली इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का, और फिर पूरे ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, प्लीज। इसको देखते ही हमें समझ आ गया सेंटेंस किस में है, इंपैरेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की और इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और प्लीज वर्ड से हमको क्या पता चल गया कि वो क्या कर रही होंगी, रिक्वेस्ट कर रही होंगी। जैसे मैं कहूँगी ना कि प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी दे दीजिए, तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अब देखिए, अब हम रिक्वेस्टेड वर्ड, सेड किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। क्या इसमें दे रखा है टोल्ड हर, ये नहीं होगा। ऑर्डर्ड, भाई वो अपनी मदर से ऑर्डर में क्यों बोलेगी, प्लीज मेरे लिए काम कर दो, अपनी मदर को आदेश तो नहीं दे सकती, इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। थर्ड में क्या है, रिक्वेस्टेड, बिल्कुल यही होना चाहिए। और फोर्थ में क्या है, आस्क, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्टेड को ही देख के ही हम क्या कर सकते थे, कुछ ही सेकंड में अपना आंसर जो है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से सीख सकते थे। और अब हम इसको चेकआउट भी कर लेते हैं। शी का शी, सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लीज। और रिक्वेस्ट किससे कर रही है, हर मदर, अपनी मदर से, क्या करने के लिए, टू कुक हर समथिंग नाइस। और टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। किस में चेंज होता है, दैट डे में। तो इस तरीके से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सेड आई शेल बी 21 टुमोरो, कि वह कल क्या हो जाएगा, कल 21 साल का हो जाएगा। जॉन, अब देखिए जो शेल बी दे रखा है, शेल किस में चेंज होता है, या तो शुड में या तो वुड में। वो हमें किससे पता चलेगा, इस सब्जेक्ट से। यहाँ पे जो शेल है ना वो किसके अकॉर्डिंग लगा रखा है, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो शेल है वो किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। लेकिन अगर हम आई को यहाँ पे चेकआउट करें तो अपना एक बार प्रोनाउन चेकआउट कर लेते हैं। SON 1 2 3, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, किसको देखना है, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट क्या है, जॉन। और जॉन का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या बनेगा, ही। क्या ही अपने साथ शेल लेता है, नहीं लेता, वो क्या लेता है, विल। और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। अब हम चेकआउट करते हैं वुड के ऑप्शन। क्या वुड दे रखा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में, इसको हम रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, इसको भी रखेंगे। थर्ड में उसने क्या दे दिया, शुड, इसीलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। फोर्थ में उसने शेल बी, मतलब एज इट इज सेंटेंस उतार दिया, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हम इन दो सेंटेंस को थोड़ा आगे चल के चेकआउट कर लेते हैं। देखिए इसमें तो इसने क्या दे दिया, टुमोरो, और इसमें भी क्या दे दिया इसने, टुमोरो। इसने इसको तो चेंज किया ही नहीं, जबकि हमको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन, टेंस और जो वर्ड दिए गए हैं होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। तो टुमोरो किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग डे में, या हम क्या बोल सकते हैं, द नेक्स्ट डे में। बट नेक्स्ट डे का तो जिक्र ही नहीं किया गया है, फॉलोइंग डे, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी।
इसीलिए 2-4 कीवर्ड से ही आप अपने सही ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। इज से समझ में क्या आया, इंटेरोगेटिव फॉर्म है और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। और इज कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज किस में चेंज हो जाएगा भाई, वॉज और वर में, यानी इज एम जो टेंस है वो किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी वॉज वर में। और हमको पता है अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा जो कंजंक्शन यानी कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है वो हटके क्या बनेगा, इफ या वेदर बनेगा। क्या सब में इफ का यूज है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, फर्स्ट में नहीं दे रखा तो फर्स्ट तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इन 3 ऑप्शन में अब हमको चेकआउट करना है वॉज वर किस में है, क्या थर्ड में है, फोर्थ थर्ड में है, सॉरी सेकंड में है, बिल्कुल है, थर्ड में नहीं है लेकिन, तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फोर्थ में उसने क्या दे दिया, वॉज कमिंग। अब हमको पता है जब हम हेल्पिंग वर्ब यानी इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन पूछते हैं और जब भी हम उसका जवाब देते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो पहले आता है क्या, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हम इन 2 ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। पहले में द सेक्रेटरी और फिर क्या दे दिया, वॉज कमिंग, और फोर्थ में भी क्या दे दिया, द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। अब हम यहाँ पे जरा चेकआउट कर लेते हैं। इस ऑप्शन में सारी चीजें तो सेम है, लेकिन एक चीज क्या गलती कर दी, ये दैट, वो दैट भी लगा रहा है और क्या लगा रहा है, इफ, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 कंजंक्शन का यूज कर दिया। और जब भी हम किसी सेंटेंस में 2 कंजंक्शन का यूज करते हैं वो हमेशा सुपरफ्लुअस बन जाता है और सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। सिर्फ मैंने 2 से 3 कीवर्ड ही चेक किए जिसमें से मैं तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाई हूँ और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही। इसलिए मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रही हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कुछ ही सेकंड में अपने सही ऑप्शन को क्रैक आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्विक्ट सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। प्लीज देखते ही क्या समझ आया कि सेंटेंस किसमें है, इंपैरेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम इंप्रेशन दिखाते हैं, ऑर्डर, कमांड, प्लीज, इंस्ट्रक्शन। तो प्लीज को देखते ही हमको क्या पता चल गया कि जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। लेकिन अगर हम रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं तो हम दोबारा से प्लीज का यूज नहीं कर सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। अगर प्लीज लगा रहे हैं तो रिक्वेस्टेड नहीं लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं तो प्लीज नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। रिक्वेस्टेड किस में है, वो सजेस्ट तो कर नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें रिक्वेस्टेड है, इसमें रिक्वेस्टेड है, इसमें प्रपोज्ड है, ये भी नहीं होगा। अब बी और सी में से हम चेकआउट कर लेते हैं। लेट मी स्पीक फ्रीली, और जब भी लेट मी स्पीक फ्रीली का मतलब होता है, देखिए इसमें मस्ट दे दिया, इसमें भी मस्ट दे दिया, मतलब 2 रिक्वेस्टेड में देखिए एक में मस्ट है, एक में बी अलाउड है। मस्ट हम तब लगाते जब हमारे पास क्या होता, कोई मोडाल दिया होता डायरेक्ट सेंटेंस में। क्या दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। अगर मे होता तो हम माइट में चेंज करते, क्या दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। कैन होता तो कुड में चेंज करते, शैल होता तो शुड में चेंज करते, विल होता तो वुड में चेंज करते। लेकिन हमें कोई भी यहाँ पे मोडाल नहीं दे रखा, इसलिए हम यहाँ पे मोडाल्स का यूज नहीं कर सकते। सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास चेंज हो जाएगा दैट में। मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और SON में फर्स्ट पर्सन आई है, किसको देखना है, सब्जेक्ट को। और द कन्विक्ट क्या बन जाएगा, ही। तो ही विल बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, कि उसको मौका दिया जाए, अलाउ किया जाए कि वो क्या स्वतंत्रता से बोल सके। इसीलिए हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, कि भाई विटनेस को बुलाओ। कौन कह रहा है, मैजिस्ट्रेट। अब आपको पता है ये सेंटेंस किसको डिनोट करता है भाई, इंपैरेटिव सेंटेंस को, कि मैं आदेश दे रही हूँ कि आप इस नोट को अभी लिखेंगे। मैं कहूँगी ना ये नोट लिखते चलिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको आदेश दे रही हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रही। और मैजिस्ट्रेट यानी कि जो जज होता है वो हमेशा क्या करता है, आदेश देता है, कभी रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो पहले में उसने क्या दे दिया, रिक्वेस्टेड, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरे में क्या दे दिया, बेग्ड। कौन सा जज जो है जो रिक्वेस्ट करता है या भीख मांगता है, बेग का मतलब होता है, बेगिंग का मतलब होता है कि किसी से भीख मांगना, और मैजिस्ट्रेट या जज जो होता है वो कभी भी भीख नहीं मांगता। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर दे सकता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रेड, वो प्रे क्यों करेगा किसी के लिए। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता, जैसे मैं कहती यू लिव लॉन्ग,
तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको ब्लेसिंग दे रही हूँ जिसमें हम ऑप्टेट की बात करते हैं, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ही नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस की। इसलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर्ड की वजह से हमें अपना सही ऑप्शन मिल गया। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी। बाकी का हम चेकआउट कर सकते हैं। टू कॉल दी विटनेस, आपको पता है जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटके क्या आता है, टू, और टू अपने साथ हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगर सेड पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। अब देखिए पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स क्या है, एक सेइंग है। मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया था कि जब भी क्या आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई भी ईडियम आ जाए, कोई भी सेइंग आ जाए, और कोई भी रेगुलर या इरेगुलर एक्शन आ जाए, उसका जो टेंस है वो कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। तो द बेगर, इसके बाद क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो सेड दैट ही होगा। यहाँ पे क्या है, द बेगर सेड, उसने कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के इसमें दैट नहीं लगाया, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए, और ऊपर से इसने हैज भी लगा दिया, जबकि हमारा तो टेंस ही नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ईडियम या सेइंग का हम टेंस बदल ही नहीं सकते। और नेक्स्ट में उसने टेंस नहीं बदला, दैट भी लगा रखा है, इसको हम रख सकते हैं। सी ऑप्शन कहता है दैट भी लगा रहा है, पॉवर्टी एज अ ग्रेट कर्स, जबकि इज अ ग्रेट कर्स होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है पॉवर्टी हैड बीन, उसने क्या कर दिया, टेंस बदल दिया, और टेंस बदला भी तो क्या गलत। अगर इज एम आर दे रखा है, अगर हम उसका टेंस भी बदलते तो वो टेंस किस में चेंज होता, वॉज वर में, जबकि इसने चेंज किसने कर दिया, हैड बीन में, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और सिर्फ इसकी वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, कि ईडियम आ जाए, सेइंग आ जाए, कोई भी रेगुलर इरेगुलर एक्शन आ जाए, उसका जो टेंस है हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। वह क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए ये सम्स कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अब की बार किससे, मोडाल से। कैन किस में चेंज होगा, कुड में। किस ऑप्शन में है कुड, फर्स्ट में है। सेकंड में नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। थर्ड में नहीं है, इसलिए थर्ड भी नहीं हो सकता। फोर्थ में फिर से कुड दे दिया। अब देखिए जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है वो किस में चेंज होगा, या तो इफ में या तो वेदर में। क्या फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, थर्ड तो हमें देखना ही नहीं है, फोर्थ में देखना है, बिल्कुल है। लेकिन जब भी हमारे इंटरोगेटिव फॉर्म आते हैं उसका हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं, पहले आता है सब्जेक्ट और फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट में उसने क्या दे दिया, इफ आई कुड, और फोर्थ में भी क्या दे दिया, इफ आई कुड। अब देखिए जो दीज होता है ना, दीज किस में इंटरचेंज करता है, दोज में। फर्स्ट में क्या दे दिया, दोज, और फोर्थ में क्या दे दिया, दीज का दीज ही रहने दिया। सिर्फ इसकी वजह से हम फोर्थ ऑप्शन को नहीं ले सकते, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन ए। सिर्फ दो कीवर्ड से ही हमको क्या मिल गया, हमारा सही आंसर मिल गया। इसलिए सही तरीके से इंटरचेंज करना बस आप याद कर लीजिए, आप अपने ऑप्शन एलिमिनेशन को अच्छे से सीख पाएंगे। और मतलब 99 केसेस में तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ही चेंज पता लग जाता है। अगर उससे पता नहीं लगा तो दूसरा कीवर्ड ढूंढते ही हमको सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरो हैड गॉन। अब देखिए जो सेंटेंस है ना वो किस में है, क्या इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमास दिया, नहीं। अब की बार जो सेंटेंस है ना वो इनडायरेक्ट में है, हमको बनाना किस में है, डायरेक्ट में, यानी कि अब की बार रिवर्स में जाना है। और द गर्ल वंडर्ड, लड़की क्या है, परेशान है। आपको पता है जब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी भी चीज़ को बताते हैं तो वो कौन से सेंटेंस में आते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं। सब में उसने ओ लगा दिया, तो ये तो हमें समझ आ गया कि ओ जरूर आना चाहिए। और उसके बाद द गर्ल सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास, और वेयर, जब हम उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म, देखिए ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म है, इसलिए उन्होंने पहले WH फैमिली लगाई, फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट, और फिर क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब। जब हम इंटेरोगेटिव में उसको यानी डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन किस में है, हैड गॉन में, और हैड गॉन का रिवर्स क्या होगा। जब भी हम डिड के बारे में बात करते हैं तो डिड का जो इंटरचेंज होता है वो क्या होता है, हेड प्लस V3। क्या होता है, हेड प्लस V3। या अगर हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर हम यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए, वर्ब की अगर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं तब भी हम उसमें किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ पे तो उसने किसका यूज कर दिया, हैव का यूज, मतलब जो हेड दे रखा है इसको छोड़ दीजिए।
जो हैड गॉन है वो चेंज कैसे करेगा, हैज़ और हैव दे रखा है, तो हैज़ और हैव किस में चेंज होता है, हेड में। किसमें चेंज होता है, हेड में। लेकिन अगर हेड में ही क्वेश्चन पूछ दे तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, हेड प्लस V3 ही, यानी हम उसमें क्या नहीं करते, नो चेंज करते। लेकिन हमको तो रिवर्स जाना है, तो अब जरा हैज हैव देखते हैं। द स्पैरोज, वेयर के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, द स्पैरोज के अकॉर्डिंग। और द स्पैरोज प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, हैव लेंगे। और हैव दे रखा है लेकिन द स्पैरो पहले दे दिया, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसमें आर का यूज कर दिया, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। इसमें हेड मतलब यही हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये भी नहीं हो सकती, जबकि हमको रिवर्स में जाना है, हैज हैव चाहिए। और हैव देखिए, वेयर, हैव और फिर क्या दिया, द स्पैरोज, तो ये क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए और फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच है, हमको बनाना किस में था, डायरेक्ट स्पीच में। तो ये आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आई होप आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा जो डायरेक्ट मतलब टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव पैसिव और साथ में नरेशन, ये तीनों जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरे ग्रामर का एडवांस टॉपिक था, वो मैंने आपको विद प्रैक्टिस सेट और ऑप्शन एलिमिनेशन से सिखा दिया है। आई होप आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और आशा करती हूँ आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देंगे। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।